गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस पेपर चलता है समाकलन गणित, उसके बारे में। उसके साथ ही एक और पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर शेखावट यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में चलता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीएससी फर्स्ट ईयर में है। इसके अलावा जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, बीकानेर है, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, इन सभी के अंदर ये पेपर चलता है। क्लासेस चेंज हो सकती हैं, जैसे किसी में सेकेंड ईयर में आ जाता है, किसी में फर्स्ट ईयर में होता है, किसी में फाइनल ईयर में आ जाता है, लेकिन पेपर सब में आता है इंटीग्रल कैलकुलस। टोटल आपके 5 यूनिट्स दे रखे हैं, जिसमें 3 यूनिट आती हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में से और 2 यूनिट आती हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में, वैसे है इजी। डिफरेंशियल कैलकुलस जितना इजी है उतना ही इंटीग्रल कैलकुलस है। आप आराम से उसको पढ़ सकते हो अगर उसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ोगे तो। थोड़ा सा समझ के पढ़ना होता है, वही है जो आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़े हैं। आपने 12th क्लास में भी इंटीग्रेशन ऐसे निकाल दी होंगी। हाँ, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, टफ चैप्टर है। इंटीग्रेशन टफ नहीं होता, इजी है अगर आराम से उसको सोल्व करोगे। कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखने होते हैं, अगर वो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखे तो आप इंटीग्रल कैलकुलस जो पेपर है समाकलन गणित उसको इजीली सोल्व कर। इसमें यहाँ पर आपको दे रखा है, आपने 12th क्लास में पढ़े थे सिंगल इंटीग्रेशन। यहाँ पर आएंगे डबल इंटीग्रेशन, आएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, आएंगे ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें 2 बार इंटीग्रेशन होता है द्विसमाकलन, और ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें 3 बार इंटीग्रेशन होता है त्रिसमाकलन। उन सब के बारे में डिस्कस करें। उन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो यहाँ पर काम में हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में डबल समाकलन, ट्रिपल समाकलन, डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, आराम से पूरा क्वेश्चन आता है। इसके साथ में दे रखा है गामा बेटा फंक्शन, तो उसके कुछ फॉर्मूले जो यहाँ पर काम में आते हैं वो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हों। ज़्यादा नहीं, 3 या 4 फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा काम में आते हैं। बाकी फॉर्मूले वही हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे, वही काम में आएंगे। कुछ मेथड हैं, इजी मेथड हैं जो आप आराम से कर। एक तो दे रखा है गामा फंक्शन, नाम फंक्शन है, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही है, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको। एक होता है, फर्स्ट होता है गामा फंक्शन, गामा फलन, गामा फलन हिंदी में भी इसका यही नाम है, गामा फलन। इसकी जो वैल्यू होती है, इसमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट, वो फिक्स होती है। इस इंटीग्रेशन वो लिमिट के लिए काम में आता है, और इसमें लिमिट आती है, इंटीग्रेशन की लिमिट हो 0 to इन्फिनिटी। लिमिट यही रहेगी, लिमिट इसमें चेंज नहीं होगी। इंटीग्रेशन की लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 to इन्फिनिटी। और इंटीग्रेशन की जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, e की पावर -ax x की पावर n-1 dx। a के स्थान पर 1 भी आ सकता है, 2 भी, a कांस्टेंट है यहाँ पर। इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा n अपॉन a की पावर n, ये वैल्यू आती है। वैल्यू फिक्स है, मतलब यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर n की वैल्यू जैसे x की पावर 2 आ गई, x की पावर 3 आ गई, x की पावर 4 आ गई, यहाँ पर चेंज हो सकता है, 4x आ गया, 5x आ गया, 6x आ गया, ये चेंज हो सकती है। बाकी वैल्यू सेम एज इट इज़, मतलब फॉर्म इससे यही होनी चाहिए, e की पावर में होना चाहिए, साथ में x की पावर कोई भी पावर आ सकती है। तो उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है गामा n अपॉन a की पावर n होती है, जो आपने मतलब गामा की वैल्यू हम बाद में देखेंगे, गामा किस प्रकार डिफाइंड होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार फॉर्मूले। सेकंड, एक होता है बेटा फंक्शन। 3 ही फॉर्मूले बताएंगे। बेटा फंक्शन, और बेटा फंक्शन को जो फॉर्मूला होता है बेटा फंक्शन, ये साइन गामा का है। जैसे फैक्टोरियल का साइन होता है वैसे ये साइन गामा का साइन होता है, गामा की वैल्यू बेटा फंक्शन। और इसकी वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन की लिमिट हो 0 to 1, x की पावर m-1, 1 माइनस x की पावर n-1 आता है, dx आता है। वैल्यू होती है बीटा mn, इसी के इक्वल। ठीक है। इसके बाद आता है एक जो इंटीग्रेशन है, सबसे ज़्यादा काम में आता है डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन दे रखा है जिसकी लिमिट
साइन और कोस की फॉर्म में होती है, लिमिट होती है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π/2, साइन की पावर हो m, कोस की पावर हो n। अब वही कंडीशन है, कोस की पावर चाहे कितनी भी हो, साइन की पावर चाहे कितनी भी हो, उसमें ये फॉर्मूला काम में आता है कोस साइन में, और इसकी वैल्यू होती है गामा। m में 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, n में 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, अपॉन दोनों को फिर से ऐड कर दो, इन दोनों को फिर से ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, m प्लस n प्लस जो गामा के अंदर जो वैल्यू आ रही है इनको ऐड करो, m प्लस n 1 प्लस 1 2 हो गया, तो वैल्यू आएगी m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई भी होगा किससे, 2 से। ये इसकी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा काम में आता है, काम में आएगा डबल इंटीग्रेशन में और ट्रिपल इंटीग्रेशन। मैं आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन इतना ईजी पढ़ाऊँगा, आपको कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप खुद क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आराम से। कुछ नॉर्मली जो बातें हैं, बेसिक बातें वो आपको सीखनी है, वो सीखोगे तो आराम से सोल्व। ये कुछ वैल्यू मतलब आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं बीटा। अब हम गामा डिफाइन करेंगे और एक बीटा mn, इसकी भी गामा की फॉर्म में वैल्यू होती है, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीटा mn। इसकी जो वैल्यू होती है गामा की फॉर्म में, गामा होता है m, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये वैल्यू होती है, बीटा mn की वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू आई, गामा m आ गया, गामा n आ गया, अपॉन गामा m प्लस n आ गया, ये वैल्यू। अब यहाँ से देखो, आप n के स्थान पर m लिखो, मतलब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, अगर यहाँ से बीटा n m, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इसमें भी यहाँ से यही आएगा, गामा n आएगा, गामा m आ जाएगा, और गामा n प्लस m, मतलब दोनों की वैल्यू क्या सेम होती है, गामा mn निकालो या गामा nm, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ये वैल्यू। अब यहाँ पर जो गामा है वो देखते हैं, गामा किस प्रकार डिफाइंड होता है। गामा के लिए आपके पास दो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर गामा के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, जैसे n दे रखा है, n, अगर n हो पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब गामा n प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, गामा n प्लस 1, n मान लो, एक ही बात है, गामा n की वैल्यू निकाल। अगर गामा n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर मान सकते हो। n क्या हो, n पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, उस कंडीशन में अगर n पॉजिटिव इंटीजर, वैसे तो हम वैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन n पॉजिटिव इंटीजर है, उस कंडीशन में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल n के इक्वल। गामा में एक कम हो जाता है, जैसे गामा n की वैल्यू निकालोगे, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये होता है गामा की फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है। गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल n के इक्वल। गामा n किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल n, मतलब उससे एक कम कर दो। जैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी, गामा 7, अगर ये देगा तो गामा 7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फैक्टोरियल 6 के। गामा आपको अगर 10 की वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल 9 के लिए। ये सारी वैल्यू है जनरली, तो मतलब उसमें एक कम कर दो, आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी। एक और, अगर गामा के अंदर जो वैल्यू है वो रेशनल फॉर्म में दे रखी हो, और रेशनल में भी क्या हो, पॉजिटिव हो सकता है। रेशनल फॉर्म में गामा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव, दोनों के लिए डिफाइंड हो। ये ध्यान रखना, अगर n नेगेटिव इंटीजर है, ये तो पॉजिटिव हो गया, अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो गामा n इज नॉट डिफाइंड, ये कभी भी डिफाइंड नहीं होता, मतलब इसकी हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो गामा n की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। जैसे अगर आपको वैल्यू पूछे गामा 7, तो इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या बनेगा, इससे कम करोगे -7 -1 तो माइनस आएगा फैक्टोरियल 8, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है, नेगेटिव में कभी भी डिफाइंड नहीं। लेकिन अगर यही सेम कंडीशन आती है रेशनल नंबर के लिए, तो रेशनल नंबर में पॉजिटिव के लिए भी डिफाइंड कर सकते हैं और नेगेटिव के लिए। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर वैल्यू हो, गामा के अंदर जो वैल्यू दे रखी है
वो किसके इक्वल थे, गामा n प्लस 1 की वैल्यू निकालें। अगर n क्या हो, n इज रेशनल नंबर, n क्या हो, रेशनल नंबर। इफ़ n इज़ रेशनल नंबर, अगर n रेशनल नंबर है तो गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, n इंटू आएगा गामा n के इक्वल आएगा। अगर n रेशनल नंबर है तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू गामा n के इक्वल आई। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। नेगेटिव में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कंडीशन हम पहले पॉजिटिव इंटीजर के लिए अप्लाई, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव क्या होगा उसके लिए हम बाद में देखेंगे। जैसे अगर आपको वैल्यू निकालनी है, रेशनल नंबर होता है 3/2, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, ये वैल्यू है। गामा 1/2 फॉर्मूला होता है वैसे, लेकिन इसकी वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में रख लेना, सबसे ज़्यादा काम में आती है, रूट ऑफ पाई फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं बता दूंगा अगर आपको फॉर्मूले, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है उससे वैल्यू निकाली जाती है। e की पावर माइनस ax लिखा था ना गामा फंक्शन, उससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, वहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू वहीं से आती है गामा 1/2 की वैल्यू, और गामा 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल आती है, रूट ऑफ पाई के इक्वल आती है ये। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू क्या होगी 1/2, इसकी वैल्यू रूट ऑफ पाई आ जाएगी ये इसका। अगर आपको वैल्यू निकालनी हो गामा 7/2, इसको हम लिख सकते हैं गामा 5/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 5/2 में प्लस 1 ऐड करोगे 7/2 आएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से वैल्यू आएगी 5/2 इंटू आ जाएगा गामा 5/2, n के स्थान पर वैल्यू 5/2, वही गामा के अंदर सेम ही है, जो अंदर है वही बाहर करो, वही वैल्यू आएगी सेम ये वैल्यू। अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं, 5/2 है, 5/2 को क्या लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। तो इसमें फिर से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2 आएगा प्लस इंटू गामा के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करोगे 3/2 अंदर 3/2 बाहर, वैल्यू आएगी 3/2 और 3/2 अंदर आ गया, 3/2 बाहर आ गया। फिर से हम 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर से 1/2 प्लस 1 लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 5/2 तो पहले से है, इंटू आ गया 3/2, ये तो पहले से था। गामा 3/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस क्या आएगा 1 आएगा, गामा 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। और 1/2 प्लस 1 फिर से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 5/2 अपॉन में आ जाए इंटू आएगा 3/2 इंटू 1/2 और इंटू गामा 1/2, ये वैल्यू आएगी 3/2 5/2 सेम। अब यहाँ से देखो, मतलब आपको अगर किसी की भी वैल्यू निकालनी, जैसे आपको जर्नली मेथड हो गया, अगर जैसे आपको वैल्यू निकालनी है 9/2 की, इससे एक कम करो क्या आएगा 7/2, फिर से एक कम करोगे 5/2, फिर से एक कम करोगे 3/2, फिर से उससे एक कम करो 1/2, और लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वही गामा के अंदर आएगी। चाहे कहीं पर भी रख सकते हो आप, जो लास्ट में वैल्यू रख रहे हो वही गामा के अंदर आएगी। कहीं तक भी सोल्व कर सकते हो, जैसे फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं वैसे सेम कंडीशन इसके लिए अप्लाई होते हैं। सेम ये की ये वैल्यू आई, चाहे आप किसी को भी सोल्व करो। जैसे मान लीजिए यही वैल्यू मैं अगर सोल्व करूँ तो ये भी लिख सकता हूँ 7/2 5/2। अगर यहाँ तक सोल्व किया तो वैल्यू क्या आएगी गामा 5/2, यही वैल्यू है। अगर आगे सोल्व करोगे 3/2 तो इनटू में भी क्या आएगा गामा 3/2। जहाँ तक आपको सोल्व करना है वहाँ तक आप सोल्व कर सकते हो। और गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है रूट पाई होती है, ये वैल्यू आती है। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, ये वैल्यू हो गई। एक नेगेटिव और रह गया, नेगेटिव के लिए मैं बता देता हूँ कैसे। एक फॉर्मूला और काम में आता है, वो फॉर्मूला होता है गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, और इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन n पाई, ये वैल्यू आती है पाई अपॉन साइन n पाई। साइन आप डिफाइन करते हो, साइन कोस थीटा वो सारे आपको आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसकी वैल्यू, जैसे आपको वैल्यू निकालनी हो एक एक वैल्यू बता देता हूँ, बाकी ज़्यादा आपके डबल इंटीग्रेशन में आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू पता होनी चाहिए
वैसे गामा बीटा फंक्शन जो पढ़ते हैं वो आगे इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो हम फिर कभी देखेंगे। ये अभी हम डबल इंटीग्रेशन सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो जहाँ से पूरा क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये वैल्यू आएगी गामा एन आ गया, गामा 1 माइनस एन आ गया। यहाँ से वैल्यू रखोगे, अगर गामा जैसे आपको वैल्यू निकालनी हो किसकी, -1/2 की, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में ध्यान रखना रेशनल नंबर की फॉर्म में हो तभी हम डिफाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज गामा को हम डिफाइंड नहीं कर सकते। गामा जैसे -6 आ गया, गामा -7, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से। वैल्यू किसकी निकालनी है, ये वैल्यू, तो इसमें n के स्थान पर डायरेक्ट ये वैल्यू रख दो, n इक्वल रखोगे -1/2, गामा आएगा किसके इक्वल, -1/2, -1 माइनस और फिर से -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गामा आएगा 3/2 इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन साइन, और ये किसके इक्वल आएगा, n की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -1/2, तो π/2 आएगा ये वैल्यू। π/2 आप जानते हो, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से फिर वैल्यू किसके इक्वल आएगी, गामा 1/2, यही आएगा, गामा 1/2 आएगा। 3/2 की हमने वैल्यू निकालनी है -1/2, 3/2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू गामा 1/2 लिख सकते हैं 3/2 को। इससे एक कम करो और वही गामा के अंदर ये आएगा पाई, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी गामा -1/2, 2 को इधर लेके जाओगे 2π हो जाएगा, गामा 1/2 की वैल्यू मतलब पाई आएगा, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन गामा 1/2 आएगा, और गामा 1/2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी √π के इक्वल हो, तो यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल, 2 आ जाएगा पाई के इक्वल, इसकी वैल्यू आएगी 2√π आ जाएगा। इस प्रकार हम नेगेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकालनी हो इस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करो, जैसे -3/2 निकालना, -5/2 निकालना, आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ ये होता है गामा के अंदर हम सोल्व नहीं कर सकते, जैसे ये वैल्यू आ गई -7/6, तो वैल्यू इसको हम गामा के अंदर ही रख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो 7/6 + 1 आएगा, वो फॉर्मूला ज़रूर काम में ले सकते हैं। एक फॉर्मूला n+1 किसके इक्वल हो जाएगा, गामा n इंटू गामा n के इक्वल, ये फॉर्मूला जरूर काम। कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिसको गामा के ना, लेकिन आपके वही आएंगे, गामा 3/2 आएगा, गामा 4 ऐसे आ जाएंगे, गामा 6 आ जाएगा, या गामा 7/2 आ गया, इस प्रकार के आएंगे। ये तो हो गए कुछ फॉर्मूले जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में काम में आते हैं, ये वैल्यू। अब हम देखते हैं कुछ और वैल्यू जो वैल्यू काम में है। अब हम डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के में ही चलेंगे, द्वि समाकलन और त्रिसमाकलन, उसी में चलें। कुछ बेसिक पढ़ते हैं इसमें। देखो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन की आपके पास 3 एक्सरसाइज दे रखे हैं, 3 एक्सरसाइज डबल, और एक दे रखी ट्रिपल इंटीग्रेशन। वो पढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो मेरा जो भी आपको वीडियो देखोगे समझ में आ रहे हैं जो पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कोई जो भी अगली नेक्स्ट क्लास होंगी, जैसे और दूसरी क्लासेस की वीडियो हैं, या आपकी क्लास का कोई दूसरी क्लास से दूसरे पेपर का जो वीडियो है वो आपको पता चले। एक शेयर ज़रूर करें, आपके आसपास जो भी हैं मतलब उनको बताएं, ताकि सबको पता चले। ये नहीं कि हमने देख लिया तो किसी और को नहीं बताना, सबको बताना है, ताकि एक बार पता चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप मत बोला करो कि हाँ शेयर, और फिर भी आपको ये लगे कि मैं शेयर नहीं करूँगा तो रहने देना, कोई दिक्कत। आप आराम से खुद पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। लाइक करें अगर समझ में आए तो, साथ में कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे। ओके, आराम से पढ़ो, नहीं लेकिन ये इतनी गारंटी जरूर है आपके समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रेशन। आपको और भी कोई बात पूछनी हो जैसे इस चैनल से, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हो। एजुकेशन, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, वो लास्ट में टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं अभी
देख रहा हूँ, अगर चैनल बना तो हम खुद का चैनल बनाएंगे, लेकिन नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर किसी को ज़्यादा ही चाहिए तो, ज़रूरत हो तो उसको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। 8239620433 आप इन पर एजुकेशन से रिलेटेड, वैसे नहीं कि हाँ सर के नंबर हैं, कर लो कॉल, आपको जो भी बात पूछनी हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछ सकते हो। ये अब देखो डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन में ज़्यादा नहीं, 3 या 4 मेथड है पूरी, तीनों एक्सरसाइज में, और उन्हीं मेथड पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। डबल इंटीग्रेशन, द्विसमाकलन, डबल इंटीग्रेशन, द्विसमाकलन, उसके बाद ज़्यादा नहीं दे रखे हैं। पहले आपको दिया होगा जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे सिंगल, वैसे ही इंटीग्रेशन देगा। लिमिट के इंटीग्रेशन आएंगे यहाँ पर, उनमें मतलब लिमिट दी हुई होंगी, अपर लिमिट होगी, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा इंटीग्रेशन की। जैसे आपको ये दे दी, 2 से 4 दे दिया, 1 से 3 दे दिया, इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई होगी उससे। तो पहले तो आपको कुछ ऐसे इंटीग्रेशन दिए हुए होंगे जिनकी आपको लिमिट दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन करना है, वो आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप दे रखा है इंटीग्रेशन का, सेकंड टाइप ऐसे इंटीग्रेशन दे रखे हैं, पहले तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने, आपको लिमिट डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये दे रखा है, मतलब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही करने। सेकंड आपको निकालना है, अगर इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो इंटीग्रेशन के लिए लिमिट फाइंड आउट करने वाले, इंटीग्रेशन जो भी आपको समाकलन दे रखे हैं और उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए लिमिट फाइंड आउट करोगे। लिमिट फॉर इंटीग्रेशन, फाइंड द लिमिट फॉर इंटीग्रेशन, उसकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। फाइंड द लिमिट, लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट निकालेंगे, जो भी आपको एरिया दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम उस इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट। इसके बाद आपको थर्ड दे रखा है, जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उसका ऑर्डर चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर डबल आएगा। डबल इंटीग्रेशन एक y के रेस्पेक्ट में आता है, एक x के रेस्पेक्ट में आता है, मतलब 2 बार होगा तो दोनों सेम नहीं होते, एक x के रेस्पेक्ट में, एक y के रेस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेशन में ये होगा, तो दोनों इंटीग्रेशन आ, जैसे ये आ गए इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन, डी कोई भी वैल्यू आ गई, फंक्शन आ गया f(x,y), पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, डबल इंटीग्रेशन देखें तो इनका आपको ऑर्डर चेंज करना होता है। इसमें पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, तो फिर हम करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ऑर्डर के इंटीग्रेशन पहले किसका करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखो इसमें y के रेस्पेक्ट में करना होता है, इसके बाद x में, फिर इनका ऑर्डर चेंज करना होता है। ऑर्डर चेंज करने के बाद मतलब पहले x में करो फिर y। अब ये रीज़न क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे इंटीग्रेशन हैं जो हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आप इंटीग्रेशन ईजिली सोल्व कर सकते हो, उसलिए हम इंटीग्रेशन, उसी के लिए हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। फिर फोर्थ कंडीशन आती है, पोलर कोऑर्डिनेट में दिए हुए होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं r और थीटा, उसमें आपको इंटीग्रेशन दिए हुए हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये तो x और y थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा की फॉर्म में, इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में होंगे तो उसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड, उसमें भी वही है, उसमें पहले r के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, वही हैं, तो उस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, पोलर फॉर्म में इंटीग्रेशन दिए हो तो ये वैल्यू, ठीक है। ये आपके मेथड दे रखे हैं। अब इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है, जनरली जो तरीका है, जैसे इंटीग्रेशन दे रखा वो मैं बता देता हूँ। ये ध्यान रखना, आपने जब भी सिंगल इंटीग्रेशन देखें, जैसे 2 से 4 देखे होंगे लिमिट अपने, या a से b देखी होगी लिमिट, उस कंडीशन में जैसे आप ये कर रहे हो, फंक्शन है, सिंगल इंटीग्रेशन आपने किया dx, मतलब फंक्शन f(x) का कोई फंक्शन sin x आ गया, cos x आ गया, tan स्क्वायर x आ गया, cot x आ गया, या फिर x स्क्वायर प्लस 5 आ गया, e की पावर x आ गया, मतलब x का फंक्शन हो गया, तो उसका अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा देखना उस इंटीग्रेशन की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती, मतलब कभी भी उस इंटीग्रेशन की लिमिट ये नहीं आएगी आपने यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर लिमिट आ गई x, ऐसी लिमिट कभी भी नहीं आती अगर सिंगल इंटीग्रेशन है तो। अब वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गया, डबल इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन आ सकता है x का भी
ओनली x का भी आ सकता है, ओनली y का भी आ सकता है, और x और y दोनों का आ सकता है। हम दोनों का मान के चलते हैं कि x और y दोनों का फंक्शन है। फिर आएगा dx आ गया, जैसे dy। अब इंटीग्रेशन हमेशा स्टार्ट करोगे राइट साइड से होता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। पहले कौन से साइड से? राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। सेकेंड जो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है, मतलब फर्स्ट टाइम जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? फर्स्ट टाइम जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में होगा। इधर से स्टार्ट करना है, हमेशा यही ध्यान रखना है, इधर से इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो लिमिट आएंगी वो भी किसकी आएंगी? y की लिमिट होती है। इधर से स्टार्ट करोगे तो इंटीग्रेशन भी ये पहले ही आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया। तो इस जो y की जो लिमिट होंगी वो इस इंटीग्रेशन पर जो भी लिमिट आ रही हैं वो किसकी लिमिट होंगी? y की लिमिट। अब y की लिमिट है तो y की लिमिट आएंगी, मतलब अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, पहले y के रेस्पेक्ट, तो x क्या रहेगा? उस कंडीशन में x आपके पास कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल से समझेंगे फिर आराम से। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x उस कंडीशन में x को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट, कि x हमारे पास कांस्टेंट है। उस कंडीशन में y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। आ जाएगी वैल्यू। इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट में करो, अब y की लिमिट देखो, आप ये तो लिख नहीं सकते y इक्वल आपने लिख दिया y स्क्वायर, y इक्वल लिख दिया आपने y। लिमिट इस फॉर्म में कभी भी नहीं हो सकती, मतलब y की लिमिट किस फॉर्म में नहीं हो सकती? y की फॉर्म में कभी भी नहीं होती। y की लिमिट ये आ सकती है जैसे आपको जो भी कर्व दे रहे, कर्व एक्स स्क्वायर हो या y इक्वल x हो, कोई भी कर्व दे रखे हैं तो उससे हम y की लिमिट किस फॉर्म में आ सकती हैं? x की फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिमिट आ गई, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, इसकी लिमिट आएंगी एफ एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख दिया एफ एक्स आ गया, और यहाँ पर जी एक्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं और कांस्टेंट भी आ सकती है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। y की लिमिट x की फॉर्म में भी हो सकती है और y की लिमिट किस में आ सकती है? कांस्टेंट भी आ सकती है। दोनों कंडीशन आ सकती हैं y के लिए, ठीक है। मतलब ये भी आ सकता है जैसे, और या फिर ये भी आ सकता है जैसे y इक्वल 4 हो गया, y इक्वल 4 और y इक्वल यहाँ पर 2 आ गया, ये लिमिट भी हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में आ सकती हैं। x की लिमिट, y की लिमिट x की फॉर्म में भी, मतलब वेरिएबल भी आ सकती हैं, और y की लिमिट कांस्टेंट भी आ सकते हैं। सेकंड इंटीग्रेशन, सेकंड बोल सकते हो, या जो लास्ट जिसके रेस्पेक्ट में इसके बाद इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे ना, पहले y के रेस्पेक्ट में करने के बाद, तो सारी टर्म आप जैसे ही लिमिट पुट ऑफ करोगे सारी टर्म x में चेंज हो जाएंगी अपने आप। देख लेना चाहिए, आप इंटीग्रेशन करोगे जैसे भी सारी लिमिट किस में चेंज हो जाएंगी? x में। अब x में चेंज हो गई तो यहाँ से देखो x की लिमिट, या फिर ये बोल सकते हो जो लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन होता है लास्ट में जिसके रेस्पेक्ट, चाहे डबल हो सिंगल है तो एक ही बचेगा, लास्ट ही हो गया, ट्रिपल है तो 3 में से जो लास्ट वाला आएगा उसकी लिमिट हमेशा कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट a to b। कभी भी उसकी लिमिट वेरिएबल नहीं आएगी। अगर वेरिएबल आ रही है लास्ट वाले इंटीग्रेशन की लिमिट तो आप समझ लेना आपका इंटीग्रेशन गलत हो गया। एग्जामिनर कई बार ये चेक करता है, आपने इंटीग्रेशन निकाला, आपने इंटीग्रेशन की लिमिट निकाल दी, जैसे एक्स स्क्वायर लास्ट वाले की 2x निकाल दिया, उस कंडीशन में वो क्या करता है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि इसको कुछ नहीं आता, वहीं वो पूरा क्वेश्चन काट देता है कि गलत है, क्योंकि जो लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकता, जैसे हम लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते तो फिर इंटीग्रेशन आगे कहाँ से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ये इंटीग्रेशन के लिए कुछ मेथड जो आपको जनरली आपको बेसिक बातें होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पहले राइट साइड, पहले y है तो y के रेस्पेक्ट, अगर यहाँ पर x होता dx होता तो पहले किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। फिर लिमिट भी किसकी आती है? x की लिमिट आ जाती है। यहाँ से जैसे आपने इसको चेंज किया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ dx लिख दिया dy, अब पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, सॉरी dy dx लिख दिया। अब पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा x के, तो x की जो लिमिट आएंगी वो किसकी फॉर्म में आएंगी? y की फॉर्म में आएंगी। कोई भी लिमिट आ सकती है, एक्स स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, यहाँ पर क्या आएगा फिर y स्क्वायर आ गया, 2y आ गया, 3y आ गया, या फिर कांस्टेंट आ सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, पहले x में है तो y के रेस्पेक्ट में हो जाए, x के रेस्पेक्ट में होगा, लिमिट y की फॉर्म में आएंगे। ये बेसिक बातें अगर ध्यान में रखोगे तो इंटीग्रेशन आपका पहले ही गलत, अगर गलत होगा तो स्टार्टिंग में पता चल जाएगा।
अब आप निकाल रहे हो, यहाँ से आपने लिमिट निकाली, इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, निकाल दी आपने, इसी की लिमिट निकाल दी, x स्क्वायर आ गया, 2x निकाल दिया। x की लिमिट कभी भी x की फॉर्म में नहीं आ सकते, ये थोड़ा लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए x की लिमिट आ गई, x इक्वल x, लिमिट निकाल रहे हो, x के लिए कुछ कंडीशन होती है, प्रतिबंध है ये। अब आपने x इक्वल x लिखा, मतलब x से x कैंसिल, लिमिट कहाँ से किसकी निकाल रहे हो, प्रतिबंध कहाँ है। लिमिट का मतलब प्रतिबंध ही है, आपने प्रतिबंध लगा दिया उस पर, किस पर, इस इंटीग्रेशन में, कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चलना है। जैसे एरिया निकालते हो ना आप सर्किल का, इसको भी हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। एरिया अगर सर्किल का इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, ये प्रतिबंध है कि आपको लास्ट जो r की जो वैल्यू है, r रेडियस होती है, r की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक ही रखनी है, ना तो इससे कम रख सकते हो ना ही इससे ज़्यादा, प्रतिबंध हो गया। तो वही प्रतिबंध होते हैं। अब प्रतिबंध आपने ऐसे लगा दिए, आपने लिख दिया r इक्वल r, क्या प्रतिबंध, ये प्रतिबंध थोड़ी होता है, वो प्रतिबंध नहीं है। तो प्रतिबंध के लिए हमेशा यही कंडीशन आई, ये वैल्यू आई। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो हम इसके आगे कुछ और बातें बताएंगे आपको, बेसिक बातें, फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आपको इजीली समझ में आएगा, ये देखना, पढ़ के देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो हमारा चैनल है आइकॉनिक मैथ्स दे रखा है, वंस आइकॉनिक मैथ्स वंस, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स।